तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के सपोर्ट मटेरियल के यूनिट 2 के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस में आपको जो है 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं इस यूनिट के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट 1 के भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे और यूनिट 2 में हम 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से सपोर्ट मटेरियल से एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। कह रहा है, योजना की अवधि के दौरान जो प्लानिंग का टाइम जो था, औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी। मतलब दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं निजी क्षेत्र और एक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र की इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा थी, उनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी जो है क्यों रखा गया, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो कह रहा है भाई, ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए सबसे पहला तो, क्योंकि उस टाइम पे निजी क्षेत्र जो है कम हुआ करते थे, पूंजी का उनके पास अभाव था और उनके अंदर कोई प्रेरणा नहीं थी निवेश करने की। तो एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, बुनियादी ढांचे का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए सरकार को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो सके, क्योंकि जो निजी क्षेत्र होंगे वो अगर हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो वो किस पे ध्यान देंगे, वो ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह को ओपन करते हैं जो कि डेवलप्ड होते हैं। वो पिछड़े हुए क्षेत्रों पे अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह को जो है ओपन नहीं करते, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है, इसलिए वो पिछड़े क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है ताकि उनका भी विकास हो सके। बचत जुटाने के लिए और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। तो ये वो पॉइंट हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आखिर सार्वजनिक क्षेत्र को ही प्रायोरिटी क्यों निभानी थी। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इन पॉइंटों के अलावा निजी क्षेत्रों के पास पूंजी का अभाव था, निजी क्षेत्रों में निवेश करने की प्रेरणा का अभाव था और सामाजिक कल्याण के लिए काम करना था। उस टाइम पे हमारे हालात कुछ इस तरीके के थे जो कि निजी क्षेत्र नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से सरकार को ही, आपको ये कह सकते हो, अग्रिम भूमिका निभानी पड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं बात, इस कथन का व्याख्या करें कि हरित क्रांति ने ना सरकार को खदान द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया ताकि वह इसे कमी के समय इसका उपयोग कर सके। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ के, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप मुझे ये बता दें कि ये क्वेश्चन कहाँ पे था, आप अगर मेरी बात को इग्नोर मार रहे हैं कि भाई इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। परसों जो पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है अपना सैंपल पेपर का, उसमें जो पैराग्राफ का क्वेश्चन आया है, लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उस क्वेश्चन नंबर 34 का 2 पार्ट है। पहले में हरित क्रांति से किसानों को क्या लाभ पूछे गए ये है, और जो उसका बी क्वेश्चन है, वो बी क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। आप चाहे तो वहां से इसको मैच कर लीजिएगा। उसमें यही बोला गया है कि हरित क्रांति की वजह से सरकार के पास आज हमारे पास फूड क्रॉप्स के जो है भंडार, बफर स्टॉक हमारे पास जो है आज पॉसिबल हो पाया है, जिसका यूज सरकार जो है इमरजेंसी की सिचुएशन में, कमी की सिचुएशन में करती है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अभी जो परसों सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है उसी का बी पार्ट है, वहां जाके मिला लीजिएगा। डिट्टो क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो उसमें क्या लिखना है, उसमें यही आपको लिखना है, हरित क्रांति नई कृषि तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में होने वाली भारी वृद्धि को संदर्भित करता है, क्योंकि हरित क्रांति का उद्देश्य है फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। इसने एक दुर्लभता
पूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या बना दिया है, बहुतायात पूर्ण अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। पहले हमारे कृषि क्षेत्र के हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर थे, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो थी, लेकिन जब से हमने हरित क्रांति को अपनाया है तब से कृषि क्षेत्र के अंदर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली है। हरित क्रांति से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही भारी परिवर्तन आया है। हरित क्रांति ने लगातार खदान की कमी को दूर करने में मदद की है। अधिक पैदावार वाले किस्मों का कार्यक्रम हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स केवल 5 फसल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तक ही प्रबंधित रहा। वाणिज्य फसलों को नई कृषि नीति के दायरे से बाहर रखा गया, मतलब कि कैश क्रॉप्स जो होती हैं जिसको बेचकर हम लाभ कमा सकते हैं, उन पे हरित क्रांति ने इतना फोकस नहीं किया। फूड क्रॉप्स जो होती हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन पे जो है हरित क्रांति ने ज्यादा फोकस किया। गेहूं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हमको देखने के लिए मिली। गेहूं का उत्पादन जो थर्ड 5 ईयर प्लान में 12.1 मिलियन था, वो आज 2006 की अगर हम बात करते हैं 79.8 मिलियन टन है। चावल की बात करें तो चावल पहले 38.1 मिलियन टन था, जबकि आज चावल का उत्पादन 93.4 मिलियन टन है। मोटे अनाजों का उत्पादन पहले इतना था और अब इतना है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? गेहूं, चावल, इन सब की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्यों, किस तरीके से इंक्रीमेंट हो पाई है? केवल हरित क्रांति की वजह से। तो ये जो क्वेश्चन है, अभी जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 34 का बी पार्ट जो है, यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में, देख लीजिए। डिट्टो क्वेश्चन है ये, डिट्टो। इसकी थोड़ी लैंग्वेज वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस कथन की व्याख्या करें। ये करो नहीं है, ये करे हैं। हरित क्रांति ने सरकार को खदान के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया ताकि वह इसे जो है कमी के समय इसका उपयोग कर सके। ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भाई आपको पता ही है हरित क्रांति किस चीज पे फोकस करती है और कैसे हमने हरित क्रांति का उपयोग करके अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सुधार किया है। सहायकी किसानों को, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोल कर आपको जो है पी जाना है। सहायकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित को करती है, पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। पहले आपको ये समझना है ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सहायकी का मतलब होता है आर्थिक सहायता, सब्सिडी। कह रहा है सब्सिडी जो किसानों को देती है सरकार, उससे किसान को नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है कि किसान नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करे जो मार्केट के अंदर आ रही है, लेकिन इससे सरकार के ऊपर ना, अब भाई सरकार को देना है किसानों को फाइनेंशियली हेल्प जो होती है उसको सब्सिडी कहते हैं, तो उससे सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है क्रिएट होता है। कह रहा है इस तथ्य को ध्यान में रख के सहायकी की उपयोगिता की चर्चा करें कि आर्थिक सहायता का जो है उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जा सकता है। देखिए, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के सहायकी के विषय में अलग अलग विचार है। कुछ सहायकी का तो पक्ष है, कुछ तो सहायकी का पक्ष लेते हैं, तो कुछ उसके विपक्ष में, कुछ उसका उन्मूलन करते हैं। उसके पक्ष के लिए वह जो तर्क देते हैं वो नीचे दिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि सहायकी क्यों देनी चाहिए, और फिर हम बात करेंगे नीचे विपक्ष की कि सहायकी क्यों नहीं देनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं सहायकी के पक्ष में क्यों देनी चाहिए। नई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायकी आवश्यक है, क्योंकि बिना फाइनेंशियली हेल्प के वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उनके पास पैसे होंगे तो ही तो वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो भाई नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करे तो आपको उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। अधिकांश किसान गरीब हैं, वो सरकारी मदद के बिना नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार हेल्प करती है तो ही वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। कृषि जोखिम भरा व्यवसाय है। जो गरीब किसान इसका जोखिम उठाने के लिए सक्षम नहीं है, उनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है ही है। ये 3 पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि सब्सिडी क्यों देनी चाहिए। अब बात करते हैं सब्सिडी क्यों नहीं देनी चाहिए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप घोल के पी जाइएगा कि सब्सिडी क्यों देनी चाहिए और सब्सिडी क्यों नहीं देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सब्सिडी क्यों नहीं देनी चाहिए। सहायकी का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अंततः इस चरणबद्ध रीति से हटा दिया जाना चाहिए। मतलब कि सब्सिडी का जो ऑब्जेक्ट था, जितना ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट अब पूरा हो चुका है। अब सिस्टमैटिक वे से
हमें सब्सिडी को हटा देना चाहिए। मतलब लाइक सब्सिडी, पहले हमारे कृषि के हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे, तो भैया कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ेगी। अब तो भैया हमने हरित क्रांति वगैरह सबको अपना लिया, आज हमारे पास फसलों के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं, तो अब किसानों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। तो अब हमें इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। सहायकी का लाभ अमीर किसान तथा उर्वरक कंपनियों को भी मिल रहा है, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। मतलब जिसको मिलना चाहिए गरीब किसानों को, उसको तो मिल नहीं रहा। इसका फायदा अमीर किसान, और क्योंकि हरित क्रांति फोकस करता है हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, अच्छे खाद, अच्छी उर्वरक का यूज़ करें, तो वो किसान खरीदेगा जब उससे, तो किसको फायदा होगा? इन सब कंपनियों को फायदा होगा जो ये सब बेच रहे हैं। सहायकी सरकार वित्त पर बोझ है जो आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। कह रहा है अबे वो सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारा ही तो पैसा है, और किसका पैसा है? पब्लिक का ही तो पैसा है, और किसका पैसा है? तो इस वजह से इसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए। अगर सरकार इसको ख़त्म कर देगी तो सरकार के पास जो पैसा बचेगा उसको हमारे ही वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है, बजाय अमीर किसान और इन उर्वरक कंपनियों को मिलने की बजाय। तो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि सब्सिडी क्यों नहीं देनी चाहिए। ऊपर जो 3 थे वो थे सब्सिडी क्यों देनी चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि सब्सिडी के पक्ष और विपक्ष में तर्क बताइए, या ये ऐसे भी आ जाता है। तो ये आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये भी पिछले साल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही? इसका क्या रीज़न है? हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में इसलिए लगी क्योंकि इसके 3 रीज़न बता रहा है। हरित क्रांति पूरी देश में नहीं हुई, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही सफल रही, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड फसलों तक। अन्य राज्यों में कृषि पर निर्भर आबादी में गिरावट नहीं थी। हरित क्रांति केवल कुछ ही फसलों तक सीमित रही, केवल गेहूं और चावल तक। कुछ अर्थशास्त्री तो इसको गेहूं की क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि हरित क्रांति की वजह से गेहूं की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हमको देखने के लिए मिली है, गेहूं और चावल खासकर। तो इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट तो इसको कहते हैं भाई ये गेहूं की ही क्रांति है। अन्य क्षेत्रों में वैकल्पिक नौकरियों का सर्जन नहीं हुआ, इसलिए कृषि में प्रचंड बेरोजगारी को जन्म हुआ कि जितने लोगों की जरूरत है वहां पे उससे ज़्यादा ही लोग काम कर रहे हैं। तो आखिर क्यों हमने हरित क्रांति को अपनाने के बाद भी आखिर क्यों 65% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि में लगी रही? लिमिटेड एरिया तक था, लिमिटेड फसलों तक था, और कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में नौकरियां नहीं थी, जिसकी वजह से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगे रहे। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। उद्योग कह रहा है यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। हम ये जानते हैं कि जब से हम आज़ाद हुए तब से लेकर 1990 तक सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी, सार्वजनिक क्षेत्र के ही उद्योग हुआ करते थे, सारी की सारी डिमांड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पूरा करते थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, लॉस में जा रहे थे, घाटे में जा रहे थे, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, करप्शन, भ्रष्टाचार, यही सब हो रहा था। तो हमें यहाँ पे यही चीज़ें बतानी है। ये भली बात ही ज्ञात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जन नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। वो तो हमें पता ही है कि प्रॉफिट के लिए नहीं, सोशल वर्क के लिए। एक संस्था जो लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत है, उस उपयोगिता को लाभ के आधार पर आंकना गलत होगा। भाई ये कह रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन बनी ही समाज के कल्याण के लिए है, तो आप वो हमारे लिए किस लिए उपयोगी है, अगर आप उसका कंपैरिजन
लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे कि इसको कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रही है, तो भाई वो चीज़ गलत होगी। अगर आप बोलो सरकारी हॉस्पिटल से सरकारी स्कूलों को कितना फायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट ये कमाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट के बेस पे नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जन ना करें, ना कर रहे हो, परंतु ये उपयोगी हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, इनकी कंट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करते हैं। ये एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करते हैं, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के विकास में मदद करते हैं, पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित करते हैं, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देते हैं। मतलब जब डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड दोनों ही, पिछड़े हुए और विकसित क्षेत्र दोनों का जब विकास होता है तो उसको क्षेत्रीय समानता कहते हैं। अगर केवल एक ही क्षेत्र का होगा डेवलप वाले का तो वो होता है क्षेत्रीय असमानता। और ये सत्ता को कुछ हाथों में एकाग्र होने से रोकता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यहाँ पे हमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनकी उपयोगिता बतानी है कि भाई वो क्यों होनी चाहिए। क्या केवल प्राइवेट वाली अगर ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट वाले अगर उपक्रम हो निजी क्षेत्र के, तो क्या के काम नहीं चलेगा क्या? ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आखिर पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो औद्योगिक नीति 1956 है उसमें निजी क्षेत्र का नियमन क्यों किया गया और कैसे किया गया। हम जानते हैं IPR 1956 इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में निजी क्षेत्र के लिए कई सारे नियम और प्रतिबंध लगा दिए थे, और क्यों लगा दिए थे वो हमें यहाँ पे बताना है। पहले तो उस नीति के अंतर्गत उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया। पहली कैटेगरी के अंदर 17 उद्योग थे जिसको केवल सरकार ही ओपन कर सकती है और कोई भी ओपन नहीं कर सकता। दूसरे में 12 उद्योगों को रखा गया था जिसको निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर खोल सकते हैं, और तीसरी में जितने भी रह गए वो केवल निजी वाला खोल सकता था। लाइसेंस की व्यवस्था कर दी थी सरकार ने कि प्राइवेट वालों के लिए लाइसेंस, अगर मैं लाइसेंस दूंगी तो ही ओपन कर सकता है, अदरवाइज ओपन नहीं कर सकता है। इसके अलावा कई तरीके की रियायतें दी गई निजी क्षेत्रों को कि अगर वो पिछड़े हुए क्षेत्रों में अगर वो इंडस्ट्री को ओपन करते हैं तो उनके लिए कई सारे टैक्स बेनिफिट, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन कंडीशन ये है पिछड़े हुए क्षेत्रों में खोल लीजिए। यहाँ पे हमें एक तालिका दे रखी है क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, सब कुछ उन्हीं में से आना है। उद्योग वाला जो चैप्टर है आपका, उद्योग वाला जो टॉपिक है उसमें से IPR 1956 से ही क्वेश्चन आना है, तो उसको घोल के पी जाइएगा। यहाँ पे हमें ये इसको मिलाना है कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, तो पहले का मैचिंग किससे हो जाएगी, इससे। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है 1 साल के अंदर अंदर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP होती है। ऐसे ही कोटा क्या होता है, आयात कोटा क्या होता है, कोटा जो है आयात की जा सकने वाली मात्रा, मैक्सिमम कितनी जो है हम आयात कर सकते हैं। भूमि सुधार का मतलब क्या होता है, भूमि सुधार का मतलब होता है यहाँ पे ये इससे मैच कर जाएगा, यहाँ पे इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। और सहायकी क्या होती है, सहायकी जो है सरकार, ये इसका इसी के साथ मैच हो जाएगा, और बाकी जो रहा वो उससे मैच हो जाएगा। उच्च उत्पादकता वाले बीज, अधिक अनुपात में उत्पादन करने वाले बीज। तो इस तरीके से आप इसकी मैचिंग कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के अब बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी मैचिंग, क्योंकि इस बार मैचिंग का क्वेश्चन आ रहा है ना, आपने देखा था। ये आपका जो है पूरा कंप्लीट यूनिट 2 के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को भाई अभी रोक के लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी जो है कुछ कल्याण हो सके। अपने सभी ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल ग्रुप में, सब जगह इसको शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की ज़रूरत सबको बहुत ही ज़्यादा है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप चाहो तो जो मैंने अभी परसों CBSE का पेपर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप चाहे उससे मैच कर लीजिए कि वो क्वेश्चन है या वो क्वेश्चन नहीं है, और मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का इसमें से, चाहे पिछले साल का हो चाहे उससे पिछले साल का हो, इसमें से सपोर्ट मटेरियल से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये आप खुद ही देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम यूनिट 3 के ऊपर जो है बात करने वाले हैं।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।